हम आपके साथ जुड़े हैं। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो जिस चीज का आप सभी को इंतजार था, सबको इंतजार था कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ने तमाम तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ तफसील से कि किस किस तारीख में, किस किस राज्यों में, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां किन तारीखों में चुनाव होने जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां फेज में चुनाव कराए जाएंगे 7 और 17 नवंबर को। तो छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे 7 और 17 नवंबर को। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक फेज में 17 नवंबर को चुनाव वहां कराए जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को और मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। तो इन 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 7 और 17, मिजोरम 7 नवंबर, एमपी 17 नवंबर, राजस्थान 23 नवंबर और तेलंगाना 30 नवंबर को। और 3 दिसंबर को तमाम जो काउंटिंग हो जाएगी और नतीजे आपके सामने होंगे। तो 3 दिसंबर को किस्मत का फैसला हो जाएगा इन 5 राज्यों में कि किसकी बनने जा रही है सरकार। और जाहिर सी बात है कि तमाम रैलियों और सबका दौर है, आरोप प्रत्यारोप, फ्री बीज, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, और इसको लेकर भी चुनाव आयुक्त काफी सख्त जो है वो नजर आया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो चुनाव आयोग ने आज बताई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। 5 राज्यों में जो कुल वोटर्स हैं उनकी संख्या 16.14 करोड़ है, और इसमें 8.2 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं, 17.34 लाख दिव्यांग वोटर्स हैं, 24.7 लाख जो हैं वो 80 साल प्लस के जो है वो वोटर्स हैं, और 32,410 जो है वो 100 प्लस यानी कि 100 साल से ज्यादा के वोटर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो इसमें है वो है जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। 7.2 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं। और आपको ये बताना होगा यहाँ पे कि ये वोटर जो है वो कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहली बार वो वोट डालने जाएंगे, पहली बार वो अपनी सरकार चुनेंगे, पहली बार वो देखेंगे कि कौन से मतदाता, कौन क्या उनके लिए योजनाएं लेकर आ रहा है, कौन उनसे क्या वादे कर रहा है, और पहली बार का उत्साह बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारी और चीजों का ऐलान जो है वो किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 2018 की अगर हम बात करते हैं इन विधानसभा सीटों की अलग अलग राज्यों में, तो राजस्थान में 200 कुल सीटें हैं और बहुमत के लिए यहाँ पर 100 चाहिए। पिछली बार की बात करते हैं 2018 की, तो कांग्रेस ने 100, भारतीय जनता पार्टी की 73 और अन्य 26 पर काबिज हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस ने पिछली बार 114 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 109 और 7 जो है वो अन्य के खाते में आई थी। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सिर्फ 15 महीने सरकार चली थी, और कैसे फिर जोड़ तोड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बना रही थी भारतीय जनता पार्टी ने। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 46 यहाँ पर बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए, 90 सीटें हैं यहाँ पर। कांग्रेस को 68 मिली थी, बीजेपी को 15 मिली थी और 7 अन्य के खाते में गई थी। वहीं अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो 119 सीटें हैं वहां पर, और बहुमत के लिए 60 का आंकड़ा चाहिए। टीआरएस ने 88 जीती थी, सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने 19, एआईएमएम ने 7, बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट गई थी और अन्य के खाते में यहाँ पर 4 सीटें गई थी। मिजोरम में 40 कुल सीटें हैं और 21 का आंकड़ा चाहिए, 21 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। और यहाँ पर एमएनपी को 26, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 1 और जेपीपी को 8 सीटें मिली थी। तो ये 2008 का आंकड़ा है। 11 दिसंबर को नतीजे आए थे 2018 में, और इस बार मैं आपको बताऊं तो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं उन डेट्स में 7 और 17 छत्तीसगढ़, मिजोरम 7 नवंबर, एमपी 17 नवंबर, राजस्थान 23 नवंबर, तेलंगाना 30 नवंबर और 3 दिसंबर वो तारीख
जिसका इंतजार सबको बेसब्री से होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला इलेक्शन है। हालांकि जो सीटों का बंटवारा होगा इंडिया गठबंधन का, वो साफ है कि वो लोकसभा सीटों को लेकर होगा, लेकिन जाहिर सी बात है एक मजबूती जरूर मिली है इंडिया गठबंधन बनने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई और चीजें बहुत बारीकी से यहाँ पर रखी हैं जिन पर उनकी निगाह रहेगी। चुनाव आयोग की जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताती चलूं। 8,192 पोलिंग बूथ्स पर जो कमान जो है वो महिलाएं संभालेंगी, तो महिलाओं को कमान यहाँ पर दी जाएगी। पांचों राज्यों की 689 यानी कि 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट करने जा रहे हैं, जिन पर सबकी निगाहें होंगी और सब उनको अपनी तरफ रागिब करने के लिए, अपनी तरफ रिझाने के लिए तमाम तरह की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा आंकड़ा है। इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा जाए, इलेक्शन कमीशन ने जो बहुत सारी चीजें कही हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पृष्ठभूमि को लेकर, फ्री बीज को लेकर, पैसे का जिस तरह से हम ये देखते हैं कि जो बांटे जाते हैं उन सब को लेकर, फ्री फेयर इलेक्शन को लेकर बहुत सारी बड़ी बातें की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ तीन खास जी, अमलेंदु जी, आपकी प्रतिक्रिया पहली। अभी चुनाव की तारीखों का क्या है कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि लिस्ट जारी करने में कैंडिडेट्स की थोड़ी स्लो चल रही है, किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार है? नहीं, मुझे लगता है कि मुहूर्त का ही इंतजार कुछ ना कुछ रहा होगा और भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो मुहूर्त का ही इंतजार कर रही है। उसकी भी 3 लिस्ट के बाद मध्य प्रदेश में फिर कोई लिस्ट आई नहीं है, तो वो भी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जिस मुहूर्त में जो है चुनाव की घोषणा हुई है, अब ये मुहूर्त तो सब अलग की चीज़ें हैं और एक तरीके से अंधविश्वास की चीज़ें हैं। वो हालांकि अंधविश्वास माने जाते हैं, राजनीति में भी माने जाते हैं। बहुत से अंधविश्वास होते हैं जो नहीं माने जाने चाहिए, लेकिन माने जाते हैं तो वो है, तो उस पर लोग करते हैं। CWC की बैठक हुई, मध्य प्रदेश के लोग उसमें मौजूद थे और कमलनाथ जी का बयान था उस बैठक से निकलने के बाद। जो बड़े नेताओं की बैठक हो रही थी कि भाई अभी जो है 140 के आसपास सीटों पे हम लोगों ने चर्चा की है, तो आगे होगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की शायद एक पूरी लिस्ट जो है वो सभी राज्यों की एक साथ आएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से लिस्ट जारी कर चुकी, डॉक्टर राकेश पठानिया ने बड़े विस्तार से बता ही दिया कि भाई उनका पहली लिस्ट जारी करने का उनको फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। और फायदा ये हुआ कि जो हारी हुई सीटें थी उस पर उन्होंने अपने प्रत्याशी पहले से ही घोषित कर दी। जो पहली लिस्ट आई उसमें अधिकांश सीटें वो थी जिन पर वो पहले से हारते रहे हैं, अधिकांश सीटें वही थी, तो वहां उन्होंने पहले से जाहिर कर दिया। तो ये भी बता दिया कि जो हम सीटें हारते रहे थे तो उनको उन्होंने उसी गंभीरता से लिया कि हारने के लिए सीटें हैं। अब उसमें जो उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को और जो अपने सांसदों को उतारा है, अब वो हारने के लिए उतारा है या जीतने के लिए उतारा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, नड्डा जी जाने, मोदी जी जाने कि उन्होंने हारने के लिए उतारा है कि किस लिए उतारा है। तो ये उनका अपना सोचने का मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनाव की घोषणा हुई है इसमें काफी कुछ गुणा भाग लगाया गया है। अब किसने लगाया ये पता नहीं। तेलंगाना का सबसे आखिर में लेकर के जाना जो है वो 30 नवंबर को लेकर के जाना और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में करा देना, फिर 23 को राजस्थान में कराया जाना, तो ये काफी कुछ इशारे जो है ये करते हैं कि इसमें भी जो है काफी कुछ गणित लगा है। मैं ये नहीं कह रहा, आरोप नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं है मेरा ये, लेकिन ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे गणित क्या हो सकती है। तो हालांकि इस गणित से अब किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये अलग का मसला है कि भारतीय जनता पार्टी को इस गणित से कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भी इसको सेमीफाइनल की तरीके से देख रही है, इंडिया गठबंधन भी इसको लगभग सेमीफाइनल की तरीके से देख रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन जो है गठबंधन के तौर पर इसमें नहीं उतर रहा है, सवाल अलग उतर रहे हैं और एक ये सहमति बन चुकी है कि विधानसभा के चुनाव सब अपने अपने तरीके से लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में सब एकजुट होकर के जाएंगे। तो मोदी जी के लिए जो बड़ी चुनौती है खासतौर से वो ये विधानसभा चुनाव नहीं है बल्कि लोकसभा चुनाव है और उसके लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर चुनौती जो है वो ये विधानसभा चुनाव भी है, चूंकि यहाँ उसका इसके काफी लगा हुआ है। कांग्रेस के लिए भी चुनौती है क्योंकि उनको अभी 2 राज्य सरकारें बचानी है और राजस्थान में जो है उनको जो अभी तक चला आ रहा है कि एक बार इसकी सरकार एक बार उसकी सरकार, उस पर पार्टी को भी बदलना है। तो ये कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। और मध्य प्रदेश में जो उनकी सरकार थी, जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में कहा भी था कि हम यहाँ फिर से जीतेंगे और यहाँ हमारी सरकार थी वो छीन ली गई, तो उसको वापस लेना भी उनके सामने चुनौती है। तो चुनौतियां दोनों के सामने, किसी के सामने कम चुनौती नहीं है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल।
और राकेश जी, लगातार हम ये तो देख ही रहे हैं कि चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। चुनाव कोई जो राज्य के बड़े चेहरे हैं उनके चेहरों पे तो लड़ा ही नहीं जा रहा, उन्हें तो पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, बल्कि एक तरस के पात्र बने हुए हैं वो लोग। जिस तरह से एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन जिस तरह से अभी अमलेंदु जी ने जिन जिन चीजों की तरफ इशारा किया है, हमने पहले भी देखा है कि जब एक साथ कई अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं या कई फेजेस में चुनाव जो है वो कराए जाते हैं, तो एक तरफ तो वोटिंग हो रही होती है, दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो रैलियां कर रहे होते हैं, और वो सीधे तौर पर जितना भी पूरा हमारा मीडिया है वहां पर लाइव दिखाया जा रहा होता है। तो आपको लगता है कि ये फिलहाल अगर जो आप लिस्ट देख रहे हैं, जो डेट्स जो दी गई हैं, क्या आपको लग रहा है इसमें भी कोई ना कोई मैथमेटिक्स जो है वो लगाया गया है कि कैसे किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सके? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस हैं और एमपी में 1 फेज में, और सबसे लास्ट में जो है वो तेलंगाना रखा गया है। यानी कि खूब वक्त जो है वो दिया गया है इनके बीच में, ताकि पूरा अच्छा जो है वो टाइम मिल सके कैंपेन का भी। देखिए, जैसा कि अभी दीपक जी ने कहा था, चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो पिछले सालों में इतनी संदिग्ध हो गई है कि उसे केंचुआ जैसा संबोधन सुनना पड़ रहा है। अगर हम इन तारीखों के आर पार जाकर देखें तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी की सुविधा का ध्यान चुनाव आयोग ने रखा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है अब उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपने जैसा कि कहा कि जो प्रादेशिक नेतृत्व है तीनों राज्यों का, उसके उनके मुखियाओं को जो दिन देखने पड़ रहे हैं वो बीजेपी के लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहे। अगर आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह हाशिए पर धकेल कर उनके सामने 6, 7, 8 मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी खड़े कर देंगे, माने प्रतिद्वंदी खड़े कर देंगे, या राजस्थान में आप वसुंधरा राजे को दरकिनार करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ का उल्लेख इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां उस कद का कोई बहुत बड़ा नेता बीजेपी के पास है नहीं। शिवराज सिंह 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का वो कद नहीं है जो मोदी शाह को एकदम खटकता हो, पर इन 2 लोगों का कद मोदी शाह को खटकने लगा। तो कुल मिलाकर अब अंतिम लड़ाई मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ना चाहती है, ब्रांड मोदी को आगे रखकर, प्रदेश के नेताओं को किनारे करके। लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में देखा है बुशरा जी कि मोदी के नाम पर भी तो चुनाव नहीं जीत पा रही बीजेपी। कर्नाटक का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, हिमाचल का लड़ा गया। हिमाचल में तो एक प्रत्याशी ने, उनकी पार्टी के प्रत्याशी ने टेलीफोन करने पर अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इससे ज्यादा उनके लिए चिंता की बात क्या होगी? एक अपराजेय राजनेता, एक अवतारी पुरुष, उसका कहना उनकी अपनी पार्टी का एक बागी प्रत्याशी नहीं मान रहा, और जनता ने भी उनका चेहरा पसंद नहीं किया। जनता ने उनकी बातों को, बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से करने को उचित नहीं माना, और कर्नाटक, हिमाचल में मोदी ब्रांड हार गया। मध्य प्रदेश में भी कोशिश यही हो रही है, मोदी के दिल में एमपी, एमपी के दिल में क्या, एमपी के दिल में मोदी, और मोदी के दिल में एमपी। इस तरह के जुमले और नारे यहां चल रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां की जनसभाओं में मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। एक सामान्य औपचारिकता होती है बुशरा जी किसी कार्यक्रम की शुरुआत में, स्वाभाविक तौर पर हम जिसके आयोजन में जाते हैं उस आयोजक का नाम लेते हैं। यहां तो उनकी अपनी पार्टी आयोजक है, उस पार्टी का मुखिया 4 बार से मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री उसका नाम नहीं ले रहे मंच से। 1 बार नहीं, 3 बार, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, तीनों सभाओं में शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया। शिवराज सिंह चौहान की चहेती योजनाओं का उल्लेख नहीं करते, वे अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं या कि कांग्रेस का नाम लेते हैं। हमारे डीवी लाइव पर बहुत बढ़िया एडिटिंग करके हमने वीडियो कांग्रेस 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 आपने सुनाया था एक डिबेट में, 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है, खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व उससे सूझ नहीं रहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या करें, कैसे पार पाएं अपने इन सूबेदारों से, अपने इन पंच हजारी मनसबदारों से जो अपने अपने सूबों में इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी को चिंता होने लगी है कि 2024 में इनमें से कोई प्रधानमंत्री के पद का दावेदार न बन जाए। मुझे लग रहा है इसलिए उन्हें हाशिए पर
ले जाया जा रहा है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। जी बुशरा। जी बिल्कुल, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरह से तमाम जो स्टेट की लीडरशिप है उसको पूरा साइडलाइन किया, वाम नहीं लिया जाता, राजस्थान में बोलने तक नहीं दिया जाता है, तो वो तस्वीरें सबके सामने है और सबको नजर आ रहा है। और ये भी पता है लोगों को कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच लें कि अगर वो सत्ता में आ जाती है तो नरेंद्र मोदी तो वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तो वहां का कोई स्टेट का लीडर ही बनेगा। तो ये लोगों को पता है और ये देखा भी गया है कि में अलग तरीके से, और जो नेशनल इलेक्शन है, जो लोकसभा के इलेक्शन है, उसमें अलग तरीके से, अलग पैटर्न पर वोट भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके मुद्दे, उनके इश्यूज अलग अलग तरह हैं। दीपक पासपोर्ट जी, नरेंद्र मोदी जी लगातार अपनी छाती ठोक कर ये कहते हैं, ये मोदी की गारंटी, मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। और भ्रष्टाचारी मेरे सामने जो है, मेरे पास बैठ के ताप नहीं ला पाते हैं। तो ये जिस तरह के झूठ जो है लगातार बोले जा रहे हैं, सांप्रदायिक कार्ड खेला जा रहा है। राजस्थान में हमने देखा कि पूरा इलेक्शन कैंपेन ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इतर ही घूम रहा है। कर्नाटका में हमने देखा ये सब कुछ किया गया, हिजाब, बजरंग बली, सब कुछ किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और किस तरह से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई, हिमाचल में सरकार बनाई, जो उपचुनाव थे उसमें भी देखा कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन है उसको जीत हासिल हुई। तो क्या आपको लग रहा है मोदी मैजिक भी और इस तरह की गारंटियां, वो एक कॉन्फिडेंस दिखाना, वो लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाना, वो सब कुछ भी अब काम नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए? जी निश्चित रूप से ये छवि का बहुत बड़ा संकट जो है, देखिए 3 तरह के संकट है इस समय भारतीय जनता पार्टी के। पहला तो है उसकी मोदी जी की छवि का संकट, क्योंकि मोदी जी ने पूरी की पूरी पार्टी, पूरे के पूरे राज्य, पूरे राज्यों की तमाम कैबिनेट, यहां से लेकर समझ लीजिए कि केवल शायद ग्राम पंचायत के चुनाव ही बचे हुए हैं जिसमें शायद मोदी जी का सीधा सीधा हस्तक्षेप ना होता हो। याद कीजिए कुछ दिन पहले उन्होंने तेलंगाना में जाकर ये जब कहा कि हैदराबाद की जो ये काउंसिल जो थी, म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए चंद्रशेखर राव साहब जो है मेरे से एनडीए के साथ गठबंधन करना चाहते थे। मतलब उस समय भी मैंने ये ध्यान दिलाया था कि क्या मोदी जी के पास इतना वक्त है कि जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वहां पर भी किस तरीके से कौन किसके साथ गठबंधन करे और कौन ना करे, क्या ये तय करने का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं? और अगर ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने राज्य की इकाइयों को कितनी स्वतंत्रता दे रखी है। अभी जो आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें असली बात यह है कि वो तमाम लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, चाहे वो राज्य की इकाइयां हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो। आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का तो बनेंगे नहीं मोदी जी यहाँ पर आकर, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत में जो कुछ हो उनके ही चेहरे पर हो। तो इसलिए उनका जो कुल नियंत्रण है जो इकाई पर है, तमाम राज्यों पर है, उसको बनाकर रखना चाहते हैं। तो छवि का संकट ये है कि लेकिन इस समय मोदी जी का चेहरा लेने के लिए राज्य भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अब मोदी का चेहरा जो है वो कोई खुद अपने आप में वो गारंटी नहीं रह गए हैं, तो दूसरी चीजों की गारंटी वो क्या देंगे। दूसरा जो संकट है वो तमाम राज्य इकाइयों में भारतीय जनता पार्टी के सामने चेहरों का संकट है कि किसे मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाएं। अब मैं अगर केवल छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में देखिए डॉक्टर रमन सिंह जो है, निश्चित रूप से उन्होंने 15 साल तक सरकार चलाई, उसके पहले जोगी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को उन्होंने हटाया, तो उनका 15 साल तक बहुत स्थिर सरकार दी उन्होंने। लेकिन आज उनके इर्द गिर्द 2 और उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, उनकी चारों ओर से घेराबंदी हो गई है। न तो पार्टी कह रही है कि डॉक्टर रमन सिंह हमारा चेहरा हो सकते हैं, और न ही खुद रमन सिंह कह पा रहे हैं या राज्य की कोई भी इकाई का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी कह पा रहा है कि छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये दूसरा हुआ चेहरों का संकट। और तीसरा जो संकट है मुद्दों का संकट है। ये जवाब जो आपने सवाल किया कि ध्रुवीकरण को लेके है, लेकिन अब क्या है, देखिए ये जो समय है पिछला 1 साल 1.5 साल, इसका बहुत बड़ा श्रेय जो राहुल गांधी को जाता है कि उन्होंने लोगों की जो नागरिक चेतना है उसको लौटाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि आप केवल वोटर नहीं हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपके पास सरकारों को बदलने की ताकत है। और ये सरकारों को बदलने का उदाहरण भी उन्होंने पेश करवा दिया है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतकर। फिर गठबंधन भी इस समय बन चुका है। तो ये जो तमाम ताकतें हैं ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परेशान कर रही हैं। केवल एक मुद्दा जो मुझे पिछले राउंड में बताना चाहिए था वो ये था कि
भारतीय जनता पार्टी की एक सूची जो है छत्तीसगढ़ में जारी हो चुकी है, कांग्रेस की अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस बहुत सावधानी से चलना चाहती है, वो देख लेना चाहती है कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की लिस्ट 1 या 2 और आ जाए, उस हिसाब से वो अपने लोगों को उतारेगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि कल एक फर्जी सूची वायरल हो गई थी और लगभग शायद 30-40 उम्मीदवार जो है उनकी एक सूची को वायरल करा दिया गया था। कांग्रेस से बताया था कि अभी कोई भी उम्मीदवार जो है वो फाइनल नहीं हुए। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि चुनावों की घोषणा हो गई है, तो तमाम पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी अपने बचे हुए उम्मीदवारों की और कांग्रेस जो है अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा 2-4 दिन में कर देगी। बुशरा जी। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, अभी ये भी नहीं भूलना चाहिए, लद्दाख और कारगिल के जो पोल्स हैं उनकी भी बात कर लें, क्योंकि वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी लद्दाख गए थे राहुल गांधी और वहां पर किस तरह से काउंसिल इलेक्शन में एनसी और कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। तो ये और इस सबके बीच मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 3 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में। तो वो उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको ये लग रहा है अमलेंदु जी, खासतौर पर हम बात करें जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई है, उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर जो कांग्रेस को जिस तरह की एज मिल रही है और कांग्रेस लगातार और राहुल गांधी लगातार, हम ये देख रहे हैं कि मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो सरकार को चाहे जातिगत जनगणना हो या फिर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस तरह के मुद्दों पर लेकर बार बार वापस लेकर आ रहे हैं। जो पर्सनल अटैक होते हैं उनसे कांग्रेस पूरी तरीके से बच रही है और पर्सनल अटैक नहीं कर रही है। यहां तक कि मोदी का नाम तक लेकर मैंने देखा कई रैलियों में प्रियंका गांधी नाम तक भी नहीं लेती हैं, सिर्फ सरकार से सवाल वो पूछती हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, सोशल मीडिया से लेकर रैलियों में पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, पोस्टर वॉर जारी है और नाम लेकर बाकायदा तौर पर पर्सनल अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। मुद्दा विहीन सियासत जो है वो नजर आ रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्यों लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी की एक पूरी कायाकल्प हुई है, एक जो इमेज है, जो लोग उनके नाम के आगे उनसे जुड़ रहे हैं, इसका फायदा इन 5 राज्यों में होने जा रहा है कांग्रेस को। इन 5 राज्यों में राहुल गांधी की मेहनत का फायदा कुछ ना कुछ कांग्रेस को होगा। और अगर आप देखें तो एक तरीके से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में इसका फायदा उनको मिल चुका है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से राहुल गांधी ने फोकस किया और जिस तरीके से वहां जाके ध्यान दिया, और कर्नाटक एक तरीके से कहा जाए कि वो पहला राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने वहां से प्रवेश किया। एक तरीके से मतलब वो पहला राज्य था भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य। और वहां कोलार से ही जो है जो जनसभा हुई थी 2 अक्टूबर को, उनकी बारिश में भीगती हुई, वो काफ़ी जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ज़बरदस्त उसको था वो लोगों ने शेयर किया उस बैठक उनकी उस सभा को, जो बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया था। और कोलार ही वो जगह है जहां से उनका जो पिछला एक भाषण था उस पे जो उसको आधार बना करके उनकी लोकसभा की सदस्यता गई थी। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसके जो कहा जाए एक तरीके से उसका जो उत्साहवर्धन करने का काम राहुल गांधी ने किया है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह से इस समय लबरेज है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश में उसके सामने डबल एंटी इनकम्बेंसी है, राज्य सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी है और राज्य सरकार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखी जा रही है। तो अब जो देखना यह है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस एंटी इनकम्बेंसी से निपटती है और किस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से घेर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मुद्दों पे खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राहुल के इस चंगुल से निकलती है और मुद्दों को दरकिनार करके भावनात्मक मुद्दों को सामने लेकर के आती है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के भावनात्मक मुद्दे जो हैं वो राहुल गांधी द्वारा उठाए गए असली मुद्दों पे भारी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। मुझे लगता है कि इसका एक लिटमस टेस्ट जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि कांग्रेस
जिन मुद्दों को उठा रही है वो लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता के रोजी रोटी रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसकी जो रोज की समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जो नीतियां जो बननी चाहिए सरकारों के द्वारा, राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं कि उनकी सरकार अगर बनती है तो वो किन नीतियों को लागू करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है या प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं वो लगातार जो है वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं और यही उनकी रणनीति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें ज्यादा हैं और प्रधानमंत्री लगातार जो है वो असली मुद्दों से खींच के दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि प्रियंका गांधी जो वो मोदी जी का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि प्रियंका गांधी तो अभी जब गई थी वहां मध्य प्रदेश में तो उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई ठीक है, आप हमारी बात पे भरोसा मत कीजिए, दूसरी की बात पे भरोसा मत कीजिए, आप स्वयं की बात पे जो मतलब आप देखिए कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। तो उन्होंने एक तरीके से गेंद जो है वो जनता के पाले में डाल दी कि हमने जो किया है और जो हम कह रहे हैं तो हमारी कथनी और करनी में क्या अंतर है, और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है या कर रही है उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, ये जनता को तय करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक रैली में जब शुरू में गई थी वो कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, और मतलब एक तरीके से उन्होंने किसी का नाम नहीं भी लिया, लेकिन जो सारी बातें कहनी थी उन्होंने कह भी दी। तो एक तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से एक स्वच्छ राजनीति की तरफ ले जाना चाहती है चुनावी राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी उसको जो है खींच करके वो गंदे कीचड़ की तरफ ले जाना चाहती है, ताकि कीचड़ में जो है वो कमल खिल सके। अब देखना यह है कि कीचड़ में कमल खिलता है या स्वच्छ जल से जो है वो राजनीति स्वच्छ होती है। बुशरा जी जी, जाहिर सी बात है कि कीचड़ में कमल खिलता है या फिर स्वच्छ राजनीति की तरफ एक बार फिर से देश लौटता है, क्योंकि इतने 9.5 सालों में डबल इंजन की जहां जहां सरकार रही या फिर केंद्र की सरकार को देखें तो लोगों को पता है जो तमाम वादे किए गए उन वादों की कैसी हवा निकली है और वो सिर्फ जुमले ही साबित हुए हैं। ये पूरे देश के सामने है। ऐसे में लोगों को ये तय करना है इनके 5 राज्यों में वो फिर से जुमलों की सरकार लाना चाहते हैं या फिर वो असली मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की, बेरोजगारी की, महंगाई की, वो तमाम मुद्दे जो हर रोज परेशान करते हैं और हर रोज जेब पर जो डाका डाला जा रहा है आम आदमी के, या फिर उसको वो ध्यान में रखकर वोट देते हैं। राकेश पाठक जी, मेरा सवाल आपसे ये कि मध्य प्रदेश की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कौन से वो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट डालने जा रहे हैं? क्या कोई सांप्रदायिक कार्ड, इमोशनल कार्ड, मोदी की गारंटी, मैं गारंटी देता हूं, वो चेहरा है, इस सब पर भी क्या लोग आपको लगता है एक बार फिर से छले जा सकते हैं, या आपको लग रहा है कि जो मुद्दों की सियासत है उस पर जनता वापस आएगी क्योंकि उन्होंने 18 साल का शासन देखा है और 9.5 साल की डबल इंजन की सरकार भी देखी है? देखिए बुशरा जी, पहली बात तो यह कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक कार्ड चलने वाला नहीं है बीजेपी का। एक छोटा सा हिस्सा है मालवा का, जहां थोड़ी थोड़ी कोशिशें बीजेपी की आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन करते रहते हैं कि किसी तरह उस चिंगारी को भड़काया जाए। इंदौर है, उज्जैन है, कुछ और इलाके हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश हमेशा से शांति का टापू रहा है। यहां सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव नहीं हुए। इसका सबसे शानदार उदाहरण यह है कि 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो चुनाव हुआ था 1993 में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती थी, कांग्रेस चुनाव जीती थी। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। तो मध्य प्रदेश में कोशिश कर भी लें तो कामयाब नहीं होंगे। यद्यपि कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी तो राजस्थान में कन्हैया लाल जी का जिक्र करके क्या कर चुके हैं, कह चुके हैं, आप जानते हैं। कर्नाटक में उन्होंने पूरी कोशिश की थी, यहां भी करेंगे। लेकिन यहां आपने जो पूछा कि यहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार का। 20 साल में से 18-17 साल तो शिवराज सिंह खुद मुख्यमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, उससे लोग बहुत त्रस्त हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारतीय जनता पार्टी के भीतर की गुटबाजी, जो पहले नहीं होती थी। इतनी होती तो थी, हर पार्टी में होती है, लेकिन अब जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं और संयोग से, दुर्योग से खुद पार्टी के नेतृत्व ने 7-8 ऐसे कद्दावर नेता विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिए, तो गुटबाजी और बढ़ गई। जब शिवराज सिंह को खुद ऐसा लगने लगा है कि उनके विकल्प के रूप में कम से कम 5-7 आदमी उतार दिए गए, उनमें से एक ने तो ताजा बयान अभी ये दे दिया है बुशरा जी
कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम आज घोषित किया है, लेकिन इंदौर के एक प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय तो एक कार्यक्रम में कह चुके मैं तो विधायक बन गया हूं। वो वीडियो आपने शायद देखा हो, ना देखा हो तो देख लीजिए, ट्विटर पर मैंने अभी भी पोस्ट किया है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैंने प्रशासन से कह दिया है कि अब मैं विधायक बन गया हूं, ये सब नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने ही अंतर विरोधों से घिरी हुई है और जनता असली सवालों पर बात कर रही है। नरेंद्र मोदी यहां आकर दुनिया जहान की बात कर लें, लेकिन जनता मध्य प्रदेश की पूछ रही है पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला क्यों हुआ, व्यापम में आज तक कोई अंतिम निष्कर्ष क्यों नहीं निकला है। तो ये वो कारण है जिससे बीजेपी की राह मध्य प्रदेश में कठिन होती जा रही है। जी मुश्किल जी। दीपक पाशपुर जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या लग रहा है, कौन से वो मुद्दे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत अगर कहीं पर कांग्रेस फिलहाल नजर आ रही है तो वो छत्तीसगढ़ है, और जहां पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ ही दिया है वहां पर कुछ ट्राई भी करना। उनको लग रहा है कि ट्राई करना भी शायद अब उनको कोई फायदा नहीं देगा, और यही वजह है कि सबसे कम अगर कहीं पर हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो हमें छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो सरकार है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। 5 सालों में लग रहा है कि काम उन्होंने किया है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वहां की जनता वोट करने जा रही है? और एक और मेरा सवाल, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा कैंपेन चलाया जाता रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधन करते रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है वो बूथ मैनेजमेंट और उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता उसके मजबूत हैं वो है? और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इस तरफ अभी और काम करने की जरूरत है? देखिए बुशरा जी, पहली बात तो ऐसा कहना थोड़ा अन्यायपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई मैदान छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप हमेशा ये याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी की जो असली जो ताकत है वो आरएसएस होता है निश्चित रूप से। और आरएसएस का कार्यकर्ता, इसमें 2 वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक्टिव पॉलिटिक्स में चला गया है वो तो जीत की आशा से काम करता है, लेकिन आरएसएस के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार या जीत की किसी भी तरीके की आकांक्षा के बिना वो आदेश के मुताबिक काम करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैदान छोड़ दिया, वो अपने आप को भी रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने 15 साल तक सरकार चलाई है, उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क है, ये कहना तो है। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे क्रिकेट मैच में देखते हैं कि सामने वाला एक जो टीम है एक बड़ा स्कोर अगर खड़ा कर देती है, तो जो उसके बाद जो बैटिंग करने की जो टीम आती है अक्सर वो इस दबाव में ही हार जाती है कि इतना बड़ा स्कोर है, पता नहीं ये चेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब सही बात तो है कि कहाँ इस समय 71 सीटें हैं कांग्रेस के पास, यहाँ पर जो है बीजेपी के पास जो है 15 है। तो एक पहले तो उस गैप को खत्म करना, फिर उसके बाद बढ़त बनाना तो कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक जो कुछ भी बूथ मैनेजमेंट की बात करें या चुनावी कुल जमा जो उनका गणित है उसके ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने जो मैंने पिछले राउंड में जो बोला, उनका संकट दूसरी तरीके का है। वो जो है मुद्दों की दिक्कत है, चेहरे की दिक्कत है। दूसरी बात एक और है कि कांग्रेस का जो इस समय छत्तीसगढ़ का जो विकास का मॉडल है उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सराहा जा रहा है, इसलिए कि बिल्कुल अलग तरह का है। उन्होंने गांवों में बहुत काम किया है, ठीक है उसमें बहुत सारे सरकारी योजनाएं हैं, हो सकता है उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा हो सकता है कि ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा होगा, जितनी पेनिट्रेशन उन योजनाओं का होना चाहिए तो वहां तक नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भूपेश बघेल की सरकार ने पूरी की पूरी जो विकास की जो नीति है उसको बिल्कुल पलट कर रख दिया। पहले जहां शहर केंद्रित नीतियां बनती थी, बड़े उद्योगों पर आधारित थी, वो गांव की ओर गए। गांव में लोगों को उन्होंने सशक्तिकरण किया है। बहुत सारी जो किसान न्याय योजनाएं हैं, खेतीहर मजदूरों को वो डायरेक्ट कैश दे रहे हैं। उसके अलावा जो मजदूर है, शहरी मजदूर हैं, उनके लिए योजनाएं हैं। तो एक तरह से जो वीकर सेक्शन है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे आप देखिए कि बेरोजगारी भत्ता, युवकों को जो है जब तक नौकरी नहीं मिलती उनको एक निश्चित अवधि के लिए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो
ऐसा जो वोटर होगा और जो पहली बार वोट दे रहा होगा तो क्यों नहीं वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। अभी आप देखिए कि इंटरव्यू देने अगर वो बच्चे जाते हैं तो उनके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी फ्री किया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, उसको सशक्तिकरण का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये उसकी असली ताकत है कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में आप कहें उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने आर्थिक नीति पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। जितने भी विकास के जो सूचकांक होते हैं, जिसको हम जीडीएस बोलते हैं, जो सोशल जो गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने में काफी काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से एडवांटेज जो है कांग्रेस को यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है और कर रहे हैं। शायद जहां तक मैं रोज जो अखबार देखता हूँ, उनकी गतिविधियां देखता हूँ, अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्यों नहीं, करना भी चाहिए। बुशरा जी। जी, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में ये तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने लिए या और अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार कर वो चुनाव लड़ती हैं। और खासतौर पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही दो पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर वहां पर मुकाबले में हैं। अमलेंदु जी, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं और 2018 की अगर हम इलेक्शन की बात करें, 2018 में 100 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 73 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और अन्य के पास जो है वो 26 सीटें गई थी। हमेशा से हमने देखा है, लगभग 25 साल का अगर हम इतिहास देखें राजस्थान का चुनावी इतिहास, तो 5 साल और 5 साल हमेशा वहां ऑल्टरनेटिव सरकार वहां पर रही है। 5 साल एक के पास और 5 साल दूसरे के पास, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन अगर पिछली बार भी देखें तो अच्छा खासी टक्कर यहां पर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार जो हम देख रहे हैं वहां पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी पूरी टक्कर देती हुई यहां पर नजर आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्शन कोई एक तरफा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भी कहा था कि वी आर वेरी क्लोज इन राजस्थान, उन्होंने भी नहीं कहा कि हम जीत रहे हैं, उन्होंने भी कहा था वी आर वेरी क्लोज। एक तरह का उन्होंने वहां की लीडरशिप को एक चैलेंज या फिर एक प्रेशर टेक्टिक्स जिसे बोलते हैं वो करने की उन्होंने वहां पर कोशिश की थी। 2018 से और अब 2023 में सिचुएशन को कितना बदला हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था 2018 में कोई एक तरफा इलेक्शन था। अच्छा खासी टक्कर तब भी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और लोग उसको कह रहे थे कि भाई केंद्र में उनकी सरकार है। और जाहिर सी बात है कि राजस्थान में इस बार हम ये देख रहे हैं कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की सियासत ही वहां पर कर रही है और कई ऐसे इंसिडेंट वहां पर हुए भी हैं, हाल ही में भी हुए हैं। इसमें मजेदार तथ्य ये है कि 2018 का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना जा सकता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये कहा जाता था कि इस तरीके के नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया था। अब ये लगाया था कि नहीं लगाया था ये पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो जब चुनाव के परिणाम आए उसके बाद ये कहते हुए पाए जाते थे कि इस तरीके के नारे राजस्थान में लगे थे। यानी कि आपने मोदी जी को तो सामने रखकर के 2018 का ही चुनाव आपने लड़ लिया था। तो आज भी आप जो कह रहे हैं कि साहब यह चुनाव जो है वो चिन्ह जो है वो हमारा चेहरा जो है वो कमल है, तो इसका मतलब आपने वसुंधरा को फिर नहीं माना है। तो अगर आपने वसुंधरा को अपना फेस फिर नहीं माना है तो इसका मतलब कि 2018 से ज्यादा परिस्थितियां बदली हुई नहीं है, बल्कि परिस्थितियां ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। ये मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जो चीजें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बैठ करके कि राजस्थान में चल क्या रहा है, परिस्थितियां क्या बन रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री भी जब वहां जा रहे हैं, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को लगातार निगलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से अर्जुन राम कभी मेघवाल को कभी आगे बढ़ाते हैं, कभी जाकर के वहां सतीश पुनिया को आगे बढ़ाते हैं, कभी जाकर के जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो लगातार वहां खूब दनादन दौरे किए जा रहे हैं। तो जो इस तरीके से जो संदेश वहां मिल रहे हैं वो संदेश ये मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वहां कोई फेस नहीं है। कांग्रेस ने भी अपना कोई फेस घोषित नहीं किया है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे उसका फेस जो है, जो वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो है। और अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं उन कामों के बल पे कांग्रेस वहां चुनाव मैदान में जा रही है। जो हम लोगों का जो सर्वे हुआ था पिछले दिनों, हमारे जिस एजेंसी ने हमारे लिए सर्वे किया, उसके सीईओ विजय शुक्ला जो हम लोगों के साथ बैठे थे, वो बता रहे थे जब हम लोगों ने उसके आंकड़े जारी किए थे, वो कह रहे थे कि राजस्थान में जो परिस्थितियां हैं वो एकदम बदली हुई है। भाई ये है कि वहां मोदी वर्सेस अशोक गहलोत जो है ये अपने आप हो रहा है।
और वहां लोग जो है गहलोत साहब कहते हैं, मोदी के लिए मोदी कहते हैं। यानी आप ये अंतर समझ सकती हैं कि गहलोत साहब कहा जा रहा है और मोदी जी के लिए सिर्फ मोदी कहा जा रहा है। तो अशोक गहलोत ने वहां जो काम किए हैं वो काम जो है लोगों के सिर पे चढ़कर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जाकर के वहां जिस तरीके से बोले कि महिलाओं पर अत्याचारों के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, और किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हुई प्रधानमंत्री की कि आप मणिपुर पे जो है एक शब्द नहीं बोलते, वहां किसकी सरकार है, ये सवाल उठे। तो वहां प्रधानमंत्री जाकर के जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हो, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होगा मुझको ऐसा नहीं लगता है। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो उसका भी कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या नुकसान होगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि वहां जो परिस्थितियां, राहुल गांधी चूंकि एक परिपक्व नेता है और ईमानदारी के साथ अपनी बात कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम वहां क्लोज फाइट में हैं। और वो इसीलिए कहा क्लोज फाइट में है चूंकि वहां की एक परिपाटी रही है सरकार बदलने की, इसलिए क्लोज फाइट में है। लेकिन राहुल गांधी भी जब जाकर के दूसरे राज्यों में जाते हैं और जब बात करते हैं कि तो वो ये बताते हैं कि राजस्थान की सरकार ने किस तरीके से वहां जन कल्याण की योजनाओं को लागू किया है, वहां का बताते हैं स्कूलों का किस तरीके से वहां जो अंग्रेजी स्कूल खोले गए, किस तरीके से जो है वो शारीरिक शिक्षा पे काम किया गया। राहुल गांधी बताते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने काम किया है। राहुल गांधी जाकर के बताते हैं तो किस तरीके से सिलेंडर सस्ता दिया गया है, राहुल गांधी वहां जाकर ये बताते हैं। तो कुल मिलाकर के अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए हैं वो काम वहां सिर चढ़ के बोल रहे हैं। और यही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मजबूर हो जाते हैं अशोक गहलोत पर तमाम हमले करने के बाद, और आखिर में उनको ये कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, जो योजनाएं चालू की हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। तो जब अशोक गहलोत ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनको मोदी जी की सरकार जब आएगी, अब वो किसकी आएगी नहीं आएगी वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी और मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान में जाकर के, तो क्या वो जो है वो अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट क्यों दे दे? जब आपको योजना अशोक गहलोत की ही चलानी है तो अशोक गहलोत को ही वोट क्यों न दिया जाए? मुझे लगता है कि यह प्रश्न वहां की जनता के सामने होगा। और जिस तरीके से वहां जातिगत आधार पर विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से वहां जो है वो सांप्रदायिक आधार पर कोशिशें की जा रही है, मुझे लगता है कि अब जनता भी जो काफी समझदार हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर लोग बटते नहीं है कि अब बटेंगे नहीं, निश्चित रूप में बटेंगे, होगा, उसका प्रभाव भी होगा। लेकिन अब जनता अपने मुद्दों को वरीयता देने लगी है और जनता समझदार हो रही है। अब वो किसी भी तरीके से इस तरीके की चीजों में फंसने में नहीं आएगी कि आप जो है वो उसको बरगलाते रहे दूसरे मुद्दों पे और उसकी असली समस्याओं पे जो आपको ध्यान ना दे, बल्कि जनता के खिलाफ काम करें। तो इसलिए अब जिसको भी राजनीति करनी है मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों की बातें करनी होगी। और राजस्थान में अच्छी बात यह है कि अशोक गहलोत लगातार जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निराकरण करने का काम कर रहे हैं। और जो राजस्थान सरकार की पॉलिसीज बन रही है वो कहा जाए एक तरीके कि वो मील का पत्थर जो है वो अन्य राज्यों के लिए भी साबित हो सकती हैं। और जो जन कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है, जो राज्य की एक जन कल्याण की भूमिका है, उसके लिए मुझे लगता है कि राजस्थान जो है वो एक मॉडल पेश कर रहा है और इसलिए वहां अशोक गहलोत को फायदा मिलना लग रहा है। बाकी अब समय बढ़ेगा किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां बार बार जाते हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, जिसका सूत्रपात प्रधानमंत्री कर आए हैं कि जब उदयपुर का नाम लेकर के और कन्हैया लाल की बात जिस तरीके से कह करके वो शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन उसका कोई प्रभाव होगा ये देखने वाली चीज होगी, होता है कि नहीं होता है। आखिर वहां जो लड़ाई जो है वो मुझे लगता है जनता के मुद्दों की और सांप्रदायिक राजनीति इनके बीच होगी। अब किसकी जीत होती है ये समय बताएगा पुष्पा जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है और भारतीय जनता पार्टी को ये हमेशा से लगता रहा है और शायद वो गलत भी नहीं है, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 और इसके अलावा जो राज्यों के जो चुनाव हुए हैं वहां पर उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड खेला है। हमेशा हमने देखा है 80-20 की सियासत की बात वो करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात की जाती है और बुलडोजर की जो सियासत है, जो न्याय बुलडोजर से हो रहा है उसकी बात की जाती है। और हमने देखा भी कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान भी उसी तरह की सियासत कुछ दिन तक हमने देखी वो करते हुए नजर आए कि किस तरह का उनका भी बुलडोजर का न्याय होता हुआ हमने देखा। और राजस्थान की क्योंकि हम बात कर रहे हैं दीपक पासपोर्ट जी, तो राजस्थान में अगर हम देखें तो फिलहाल में 3 चीजें हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में की है, उसकी मैं बात करना चाहूंगी। एक तो वो जिसका जिक्र अभी अमलेंदु जी ने किया कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है, जनता को अगर ये डर है कि भाई जो कांग्रेस ने योजनाएं शुरू की हैं हम अगर सरकार में आते हैं तो उसको बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। योजनाएं जैसी चल रही है वो चलती रहेंगी, बल्कि उनको बेहतर करेंगे। तो आप ये देखिए कि खुद प्रधानमंत्री मंच से कांग्रेस का प्रमोशन करते हुए, उनके कामों की तारीफ करते हुए वो नजर आए।
दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वहां पर कि सिलेंडर जो है वो पहले 1100 रुपए का दिया जा रहा था, अब हम आपको सब्सिडी बढ़ा दी है और 600 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। खुद अपनी ही सरकार की उन्होंने पोल खोली, क्योंकि 2014 की अगर हम बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले 412 या 414 का सिलेंडर मिल रहा था, कांग्रेस दे रही थी। और राजस्थान में तो पहले से ही 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, तो वहां पर आप 600 रुपए के सिलेंडर की बात करके कैसे लोगों को अपनी तरफ आप रिझाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था इतना इतना बड़ा जुमला कहने से पहले। और तीसरी बात, वो पोस्टर आपने देखा ही कि किस तरह से उस किसान का पोस्टर वहां लगाकर जो जो जमीन नीलामी की जो बात जो की गई थी, उसके बाद उस किसान ने ही अपनी आपत्ति दर्ज की और फिर वो अशोक गहलोत से मिला, और किस तरह से उसके पास एक थोड़ी बहुत नहीं, उसके पास कितनी ज्यादा जो है वो जमीन है। तो यहां पर आप तीनों चीजों में देखें, कांग्रेस का प्रचार करते हुए, जुमलेबाजी करते हुए और झूठ बोलते हुए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसी जगहें हैं जिससे पोल खुल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारी दरबारी मीडिया तो ये नहीं दिखाएगा, लेकिन हम जैसे प्लेटफॉर्म इस तरह की खबरें लगातार दिखा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इन तमाम चीजों का भी लोगों पर, जनता पर सीधा असर पड़ेगा? जैसा मैंने कहा बुशरा जी पिछले अपने राउंड में कि ये समय जो है पिछला जो कम से कम 1.5 साल 2 साल जो है ये वापस लोगों की नागरिक चेतना के लौटने का वक्त है। लोग अब इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनने लगे हैं, ध्यान से देखने लगे हैं और उसकी पड़ताल भी करने लगे हैं। जहां तक राजस्थान के जो किसान वाला मामला है वो तो उस और सिलेंडर दोनों ही मामलों में जो है मोदी जी जो है अपनी स्थिति को बहुत ही खराब कर चुके हैं। लेकिन इन चीजों की बहुत ज्यादा परवाह करते नहीं मोदी जी। उन्हें जहां पर जो उनकी समझ से ठीक लगता है वो बोल के चले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि डैमेज कंट्रोल का जो काम है अभी भी उनको ऐसा लगता है कि एक तो उनकी राज्य इकाइयां करते बैठेंगे और दूसरा सोशल मीडिया पे फैला उनका जो ट्रोल। और भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए वहां पर येदियुरप्पा की सरकार बनाई थी, तो लेकिन अब लोग जो है जानबूझकर उसको रिपीट कर रहे हैं। जो अच्छी सरकार है उसको रिपीट किया जाएगा और जो बुरी सरकार है उसको पलटा जाएगा। तो इस समय कोई भी राजनीतिक दल ऐसी कोई गारंटी मान के न चले, मतलब जिसको कहते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड न ले लोगों को कि हमें ही चुनकर लाया जाएगा। आप अगर सेंसिबल काम करेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे तो ही आपको जो है मैंडेट मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत इन सारी जगहों पर यही है। तेलंगाना में जाके उन्होंने जब जो प्रचार किया मोदी जी ने, आप क्या सोचते हैं कि उसका मोदी जी को कोई फायदा मिलने वाला है? उसका फायदा मोदी जी को कतई नहीं मिलेगा। लेकिन जो मरना हो जाएगा, जो काम बढ़ जाएगा, वो राज्य इकाई का हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग इन चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं। 10 साल तक पर्याप्त उनका मनोरंजन भी हो गया, पर्याप्त जो है उल्टी सीधी जो जुमले थे उस पर विश्वास भी कर लिया। अब वो ठोस परिणाम चाहते हैं, क्योंकि किसी के भी जीवन में 10 साल बहुत होते हैं बर्बाद करने के लिए या बना लेने के लिए। आप याद कीजिए कि आज से 10 साल पहले 2013-14 में कौन सा वर्ग था जो बहुत प्रभावित था मोदी से? वो था 18, 19, 20 साल के बच्चे। आज उनकी उम्र जो है वो 30 साल, 31 साल, 32 साल ऐसी हो गई है। वो देख रहे हैं कि उनके पास कोई भी उनके जीवन में कोई आर्थिक ठहराव नहीं है, कोई अच्छा उनके पास काम नहीं है। तो निश्चित रूप से सोचेंगे। और आर्थिक मुद्दे जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस पांचों राज्यों में आर्थिक मुद्दे ही सर्वोपरि होंगे। ध्रुवीकरण मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ही इतिहास की बात हो जाएगी। बुशरा जी। जी बिल्कुल, ध्रुवीकरण इतिहास की बात हो जाएगी, पुरुम्मीद होकर आप ये बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो असल मुद्दे हैं उन पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे हाल के दिनों में फिलहाल ये नजर नहीं आया। खासतौर पर अगर हम कर्नाटका और हिमाचल की बात करें, वहां पर तो लगा कि लोगों ने जिस तरह से वो त्रस्त थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उन्होंने दूसरे ऑप्शन यानी कांग्रेस को चुना और सरकार बनाकर उनकी भेजी। तो ऐसे में ये उम्मीद एक तरफ ये नजर जरूर आती है कि ध्रुवीकरण की सियासत को लोग नकार रहे हैं, लेकिन ये भी हमें देखना है कि ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। यानी कि फर्क हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये हमें नजर आता है कि हो सकता है कि एक स्टेट में ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें लेकिन दूसरे स्टेट में ना करें। लेकिन कर्नाटक, जहां पर हमने देखा कि एक तरह की प्रयोगशाला साउथ में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की रही, जहां पर उसने ध्रुवीकरण की सियासत की तमाम जितने भी हथकंडे थे वो वहां पर अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कांग्रेस को चुना और खासतौर पर राहुल गांधी के चेहरे पर
यकीन एक तरह से दिखाया, क्योंकि ये वो इलेक्शन है जो इलेक्शन भारत जोड़ो यात्रा के बाद वहां पर हुए हैं, और ये दिखाते हैं कि जिस तरह का संवाद राहुल गांधी लगातार लोगों से कर रहे हैं, उनके जैसा बन के उनके बीच जाकर उनसे जो बात कर रहे हैं वो लोगों को बहुत अपील कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि ऐसा नेता हमारे पास है जो हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी तकलीफ को समझता है, हमारे साथ हमारा जैसा बनकर हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उनको सुनता है और उनके निदान के लिए आगे कदम भी उठाता है। ये लोगों को साफ तौर पर नजर आ रहा है, और यही वजह है कि यकीन जो है वो राहुल गांधी के चेहरे में लोगों को नजर आ रहा है। और ये आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है, जाहिर सी बात है इनमें जो स्टेट के चेहरे हैं और कांग्रेस के, वो बहुत मजबूत है। कमलनाथ की बात करें या फिर हम अशोक गहलोत की बात करें, छत्तीसगढ़ में हम चाहे बात करें, तो ये तीनों जगहों पर खासतौर पर बड़े चेहरे मौजूद हैं कांग्रेस के पास, जो अपने आप में बहुत मजबूत हैं। और खासतौर पर अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि विधानसभा के चुनाव में साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक परसेप्शन जरूर बनता है इससे। और राहुल गांधी जिस तरह की से चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रैलियों में जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उससे लोगों को जरूर, लोगों का एक जुड़ाव जो है, एक मजबूती से जुड़ाव उनकी तरफ हो रहा है। अमलेंदु जी, अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में अभी जो कांग्रेस की वहां पर CWC की वहां पर मीटिंग हुई, उसके बाद जो रैली हुई, एक ऐतिहासिक वो रैली थी जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुड़े। और हमने देखा कि उसके बाद AIMM की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक चैलेंज जो है वो फेंका गया, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए, कि अगर हिम्मत है तो वो, या फिर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो वो हैदराबाद से आकर चुनाव लड़े वायनाड की जगह। तो क्या आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को आगे करके तेलंगाना में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो है वो की जाएगी? और दूसरे सवाल मेरा आपसे इसी के साथ, कि जातिगत जनगणना को लेकर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्टेबल है, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहती है, ओबीसी का कार्ड, पहला ओबीसी प्रधानमंत्री झूठ बोलकर जो ओबीसी का कार्ड खेला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अब जो है वो पिछड़ी जातियों का ना वो नाम लेना चाह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है, और सिर्फ एक जाति होती है, वो है गरीब की जाति। तो अब इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना के फेवर में है। आपने देखा राहुल गांधी से लेकर, और बिहार में तो सर्वे ही जो है वो पब्लिक कर दिया गया। इन सब चीजों का असर आने वाले चुनावों में किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमारी सरकार अगर बनती है दोबारा, तो हम अपने उन राज्यों में जातिगत जनगणना कराएंगे, वो सर्वे कराएंगे और उनके आंकड़े पब्लिक करेंगे। देखिए बुशरा जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था चुनाव की तारीखों को लेकर के कि तेलंगाना में क्या किया गया है, खेल जो है, और किस तरीके से जो है वहाँ फ़ायदा मिले भारतीय जनता पार्टी को, इसकी तो मैंने इशारा किया था। अब चूंकि आपने सवाल पूछ दिया है तो उस पर खुल के आगे अपनी बात बढ़ाता हूँ। देखिए, तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी अब कर्नाटक के बाद दक्षिण में अपना जो है वो दूसरा प्रवेश द्वार की तरीके से देखना चाहती है। कर्नाटक में उसको जो झटका लगा है, तो कर्नाटक की भरपाई जो है वो तेलंगाना में करने की कोशिशें करेगी। इसलिए सबसे आखिर में तेलंगाना के चुनाव रखे गए हैं, वो भरपूर समय जो है वहाँ दिया गया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो जाएगा और 23 को खत्म हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि 23 से लेकर 30 तक का समय जो है वो बचेगा सिर्फ तेलंगाना पे ध्यान देने के लिए। और उस दौरान तेलंगाना पे भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से ध्यान देगी और ध्रुवीकरण वहाँ अच्छे तरीके से करने की कोशिशें करेगी। और ये शुरुआत जो है, देखिए, जो 17 सितंबर को वहाँ जो कांग्रेस की जो रैली हुई, बड़ी रैली हुई, और जिसमें राहुल गांधी ने खुलकर के आरोप लगाया था कि असदुद्दीन ओवैसी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में, मतलब बाकायदा उन्होंने MIM असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर के आरोप लगाया था, BRS और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के। तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने फिर चैलेंज जो है वो राहुल गांधी को दिया कि हैदराबाद से लड़ो। हालांकि हैदराबाद से उनके भाई जो है विधानसभा का चुनाव पहले हार चुके हैं, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के रहते हुए। वो एक अलग मसला है कि मतलब वो किसको चुनौती कहाँ दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। और उसी 17 सितंबर को बुशरा जी MIM के पूर्व विधायक हैं, जो TDP से भी पहले रहे हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए। वो मजबूत जो है वो प्रतिद्वंदी एक तरीके से वहाँ ओवैसी के समझे जाते हैं हैदराबाद में, तो वो शामिल हुए हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस उनको लेकर के वहाँ अच्छे उससे आगे बढ़ रही है।
तो ओवैसी साहब के सामने चुनौती कांग्रेस ने उस तरीके से पेश की तो ओवैसी साहब को लगा कि ये भी यहाँ एक खतरा है। और जिस तरीके से केसीआर को लेकर के राहुल गांधी वहाँ हमलावर हुए, जिस तरीके से वहाँ रैली हुई कांग्रेस की, और उससे पहले जब राहुल गांधी की वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, खम्मम में जो उनकी एक बाद में रैली हुई, वो भी जबरदस्त रैली थी, राहुल गांधी की हुई थी। तो राहुल गांधी और अच्छा, जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, कर्नाटक का चुनाव प्रचार जिस दिन खत्म हुआ, उसी समय प्रियंका गांधी तुरंत जो थी वो तेलंगाना पहुंच गई थी अपनी सभा करने के लिए। तो यानी तेलंगाना को कांग्रेस ने अपने कोर एजेंडे में रखा हुआ है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां अपना कोर एजेंडा रखना चाहती है, उसको अपने रखना चाहती है। पहले तो जो खबरें आती थी वो ये आती थी कि वहां लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केसीआर के बीच वहां होने जा रही है, टीआरएस यानी बीआरएस के बीच होने जा रही है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो आ रही है कि अब नेक टू नेक फाइट जो है वहां वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। तो इसलिए वहां जो है भारतीय जनता पार्टी परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करना चाहती है। तो एक तो ये कि कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए, किसी तरीके से बीआरएस की सरकार बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के फायदा हो, और तीसरा ये कि उसका भी अपना वहाँ प्रभाव बढ़े, तो वो वहाँ त्रिकोणीय चुनाव बनाने की कोशिश करना चाहती है। लेकिन वो इसमें सफल होगी नहीं सफल होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन जो जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हुई उससे लगता ही है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलाने की वहाँ कोशिशें होंगी इस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा आखिर में चुनाव होने का लेना चाहिए। लेकिन वो ले पाएगी या नहीं ले पाएगी वो तो एक अलग का मसला है। लेकिन वहाँ जो फिलहाल परिस्थितियाँ हैं, कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूती के साथ मुझे लगता है चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ उनके अध्यक्ष बने हैं रेवंत रेड्डी, वो उनकी शुरुआत जो है वो छात्र राजनीति में विद्यार्थी परिषद से हुई थी, जो आरएसएस का एक संगठन समझा जाता है। और पहली जो उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया वो उन्होंने बीआरएस से किया था, टीआरएस जो है वहाँ से किया था। और उसके बाद वो जो है वो केसीआर के विरोधी होगा, फिर कांग्रेस में वो आए और यहाँ आकर के उन्होंने बहुत अच्छा जो एक तरीके से काम किया है। तो जिस समय उनको अध्यक्ष बनाया गया था तो उसमें भी ये चर्चाएं हुई थी कि ये बाहर से आया हुआ आदमी जो है इसको यहाँ अध्यक्ष बना दिया गया हो, ये क्या कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन रेवंत रेड्डी ने लगातार जो है तेलंगाना को मथा है, वहाँ कई सभाएं की हैं, रैलियां की हैं, और जबरदस्त तरीके से वहाँ उन्होंने काम किया। और फिर राहुल गांधी का जिस तरीके से उनके ऊपर हाथ आया, और फिर जिस तरीके से प्रियंका भी वहाँ पहुंची, और कांग्रेस ने पूरी जब मतलब आप समझिए कि पहली कार्य समिति की बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद वो होती है तो हैदराबाद में होती है। तो ये संदेश वहाँ से देने की साफ साफ कोशिश थी कि तेलंगाना अब हमारे कोर एजेंडे पे है, और राहुल गांधी ने वह कहा भी कि अब हम जो है तेलंगाना को उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। दूसरा जो शर्मिला के साथ जो एक तरीके से खबरें आ रही हैं कि गठबंधन लगभग तय है और हो जाएगा कांग्रेस का, तो जो उसका प्रभाव होगा वो भी बीआरएस को जो है काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला होगा, और वहाँ वाईएसआर का जो अपना एक प्रभाव रहा है उसका फायदा भी अब कांग्रेस को वहाँ मिलने जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जो परिस्थितियाँ उसमें लगता है कि वहाँ अच्छी टक्कर जो है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस सरकार बना भी सकती है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा देखना है कि भारतीय जनता पार्टी उसको त्रिकोणीय बनाती है तो नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी किसको पहुंचाती है ये देखने वाली चीज़ होगी। तो अब ये समय धीरे धीरे सब तय हो जाएगा। दूसरा जो आपने जो जातिगत जनगणना की बात की विषय, मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनने जा रहा है, और इन विधानसभा के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस इस तरीके से इस पर आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। आज भी जो थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक मुख्य धारा जो कहा जाता है कॉर्पोरेट मीडिया का एक बड़ा चैनल, उस पर बैठे हुए कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो जो है वो जाति के नाम पर समाज को तोड़ने के खिलाफ है, और जब नई सरकार बनेगी तब वो जनगणना कराएगी, तब ये मसला आएगा, और राज्य सरकारें जो है वो जातिगत जनगणना नहीं करा सकती। ठीक है, राज्य सरकारें जातिगत जनगणना नहीं करा सकती, पर सर्वे करा सकती हैं, जिस तरीके से कर्नाटक ने भी पहले सर्वे कराया है और नीतीश कुमार ने कराया है वहाँ बिहार में, और उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। तो उस सर्वे पे भारतीय जनता पार्टी की राय, भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना है। भारतीय जनता पार्टी उस सर्वे को झुठलाना चाहती है, उस पर बात ही करना नहीं चाहती है, तो बल्कि ये कि एक तरीके से कहना चाहती है, प्रधानमंत्री ने कह दिया साहब सबसे बड़ी जाति गरीब है, यानी कि आप जो सबसे बड़ी जो एक समूह है ओबीसी का, आप उसको जो है नकारना चाहते हो, बताना चाहते हैं गरीब सबसे बड़ा है। तो या तो आप ये कह दीजिए कि ओबीसी में गरीब नहीं है भाई, या तो प्रधानमंत्री कहे, भारतीय जनता पार्टी कहे कि ओबीसी में गरीब ही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है वो जाति गरीब है, और फिर आप कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो है वर्ग जो है वो हिंदू है, तो फिर क्या आप ओबीसी को हिंदू नहीं मानते हैं?
तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि वो ओबीसी को पहले हिंदू मानती है कि नहीं, वो ये मानती है कि नहीं ओबीसी में गरीब है कि नहीं। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही उठ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इनका जवाब देना मुश्किल होता जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी कार जो है वो सिर्फ एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उसी के सहारे उतरना चाहती है, वो उस पर अच्छे तरीके से काम करेगी। अब देखना ये होगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण